जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जिस तरह से हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जज़्बा क्लासेस आपके लिए हिंदी की तैयारी बिल्कुल आपके साथ करवाएगा और इसी के साथ क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो तो आपकी चल ही रही है। तो यहाँ पर आपको हिंदी का हर एक टॉपिक कराया जाएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए जाएँगे। बस आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। ये सारी क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल होंगी आपके लिए और यहीं से सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बशर्ते कि आपको ध्यान से क्लासेस को समझना है और साथ ही कॉपी पेन लेके बैठिएगा। साथ ही साथ आपको जो चीज़ें नोट करनी है वो सारी चीज़ें आप नोट करते हुए भी चलेंगे। तो आज हम ये भी कोशिश करेंगे हर एक क्लास के अंदर कि हम एक क्लास के अंदर एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपको पता है यूपी से जो पुलिस है इसका सिलेबस बहुत ही वाइड है। तो वाइड होने की वजह से हम एक क्लास में एक सिलेबस को ख़त्म करेंगे ताकि हम लास्ट में फिर अपना रिवीजन भी अच्छे से कर पाएँ। तो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पहला वर्णमाला। और वर्णमाला क्या होती है समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भई, अगर मैं आपको कुछ कह रही हूँ और आप मुझे कुछ बताएँगे, तो हम किस माध्यम से एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हैं, तो वो क्या है? वो है भाषा। भई भाषा के द्वारा ही तो हम अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। तो जब भाषा हमारे विचारों का आदान-प्रदान करने का एक माध्यम है, तो भाषा जो हम बोलते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? ध्वनि का। किसका यूज़ करते हैं बोलने में? ध्वनि का यूज़ करते हैं। अब जब ध्वनि का यूज़ करते हैं, तो क्या ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होगा? बिल्कुल। तो भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई कौन-सी होती है? हमारी ध्वनि। लेकिन ये होती है मौखिक इकाई। कैसी है ये? ये है मौखिक इकाई। वहीं अगर बात की जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई की, तो ध्वनि के बाद स्थान आता है वर्ण का। किसका आता है? वर्ण का। लेकिन अगर बात की जाए, अगर आपसे पूछा है लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो तब आपका आंसर आएगा क्या? वर्ण आएगा। क्योंकि वर्ण क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये होती है लिखित रूप में और वो होती है मौखिक रूप में। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब वर्णमाला में आपको पता है भी बहुत सारे अलग-अलग अक्षर हैं। तो क्या हम उनको वर्णमाला कह देंगे? नहीं। तो वर्णमाला हम किसे कहेंगे? तो वर्णों के एकदम जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णों का व्यवस्थित भी होना चाहिए और एक क्रम में लिखे हुए जो समूह होगा वर्णों का, उसी को हम कहते हैं वर्णमाला। और ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पता नहीं कितनी ही बार पूछा जा चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी में जब हम वर्णों की संख्या की बात करते हैं, तो हिंदी में वर्णों की संख्या होती है टोटल 52, यानी कि 52। तो यहाँ पर जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं, तो वर्णों को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो स्वर की अगर हम बात करें, तो टोटल स्वरों की संख्या होती है 11। कितने स्वर होते हैं वर्णमाला में? 11। और व्यंजन होते हैं टोटल 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। अयोगवाह की अगर हम बात करें, तो अयोगवाह होते हैं हमारे 2। और वो कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा अनुस्वार। पहला कौन-सा होता है? अनुस्वार। और दूसरा हमारा होता है विसर्ग। क्या होता है दूसरा? दूसरा होता है हमारा विसर्ग। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों ही होते हैं अयोगवा। उच्चिप्त व्यंजन की अगर हम बात करें, तो उच्चिप्त व्यंजन होते हैं टोटल हमारे 2। और वो कौन-कौन से होते हैं? हमारे अडा और डा। कौन-कौन से? अडा और डा। ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे उच्चिप्त व्यंजन अडा और डा। और इसी के साथ अगर हम बात करें, देखिए ये अडा और ढा होते हैं, याद रखिए। और ये होते हैं डै और ढै। ये होते हैं डै ढै। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे डै और ढै। इन्हें बोलते हैं डै ढै, याद रखिएगा। और ये होते हैं अडा और डा। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या। इस तरह से टोटल मिलाकर हमारे हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52। तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। स्वर 11 हो गए, व्यंजन 33 हो गए, अयोगवा 2, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, उच्चिप्त 2 होते हैं, अडा और ढा। और जो हमारे संयुक्त व्यंजन है वो होते हैं 4। और ये होते हैं हमारे कौन-कौन से? इसमें देखते हैं कशा, अ, का और शा से मिलकर क्या बनता है हमारा? कशा, श्रा। और इसमें होता है हमारा ज्या, ज्या। और इसी में होता है, देखिए जिसे आप ज्ञा बोलते हैं, ज्ञ ज्ञानी, ये ज्ञा ज्ञानी नहीं होता है, ज्या होता है, ठीक है? ज्या। और एक हमारा होता है श्रा, च और त्रा। तो
कशा, श्रा, त्र और ज्ञ ये हमारे 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था हिंदी में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 52 होती है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, तो उनके अनुसार हिंदी में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 43 यानी कि 43। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये होती है टोटल 31 यानी कि 31। तो 31 में किस प्रकार से होती है वो हम देख लेते हैं। जब हम अल्पप्राण की बात करते हैं तो यहाँ पर आप समझिए, पहले जब हम स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन की बात करते हैं तो इसके लिए मैं आपको यहीं पर एक चार्ट बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि हमें ये बार बार पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक याद रखना है क, बस आपको एक शब्द याद रखना है कचट तक, क, च, ट, त और प। ये हमें थोड़ा और ऊपर बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये आपका पै यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो पहला हमारा क्या होगा, क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग और फिर प वर्ग। क्लियर है। तो जब हम इस पूरे के पूरे देखेंगे तो का के बाद क्या आता है हमारा, ख, फिर ग, फिर घ, फिर इंगा, फिर क्या आएगा च, छ, ज, झ और इया। फिर आता है हमारा ट, ठ, ड और ढ और अणा का, अणे खाली। फिर हमारा त, थ, द, ध और न। फिर हमारा प, फ, ब, भ और म। ये हमारे क्या हो गया, ये सारे के सारे कैसे मैथक कहलाते हैं, स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन। क्या कहलाते हैं, स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन। तो जब हम बात करते हैं, देखिए ये पूरा हमने मान लिया ये क्या है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ये कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये जब स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन है कैसे मैथक कहलाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 है, इधर से गिन लो इधर से, तो 5 है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो अल्पप्राण में क्या होता है, जो पहला, तीसरा और 5वां होता है। तो पहला, तीसरा और 5वां जो पूरा का पूरा वर्ण है, ये पूरे के पूरे जो वर्ग आपको दिखाई देगा, ये सब कहलाते हैं, ये किसके अंदर आता है, पहला, तीसरा और 5वां। तो सब में 5 है, तो 5 तिया कितने हो गए, 15। तो ये क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। इसी के साथ जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11। तो 11 स्वर भी किस में आते हैं, हमारे अल्पप्राण में। फिर इसी के साथ जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य, र, ल और व। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं मिला के, अल्पप्राण। और इन्हीं में एक और मिलाया जाता है अड़ा। क्या मिलाया जाता है, अड़ा। ये सारे मिलाकर क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण। तो इसलिए अल्पप्राणों की संख्या कितनी होती है, 31। और इसी के साथ जब हम महाप्राण पढ़ेंगे, महाप्राण भी यही समझिए। महाप्राण की जब हम बात करेंगे तो महाप्राण जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, जो दूसरा है और चौथा। तो दूसरा और चौथा वर्ग जो होगा ये क्या कहलाता है, महाप्राण। तो ये कितने हो गए संख्या में, 5 दूनी 10। तो ये टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। इसी के साथ जो महाप्राण के अंदर आता है हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं, ऊष्म व्यंजन, जिन्हें हम ऊष्मीय, ऊष्माण या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये होते हैं 4, कौन कौन से, श, श, श और ह। ये हमारे कहलाते हैं ऊष्म या ऊष्माण व्यंजन। और इसी के साथ जो होता है हमारा अड़ा, क्या होता है, अड़ा। ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाते हैं तो सारे के सारे मिला के हमारे महाप्राण। तो महाप्राण की कुल संख्या कितनी होगी, 10 ये हो गए और 5 ये, तो टोटल कितने हो गए, 15। तो महाप्राण की संख्या होती है 15 और अल्पप्राण की संख्या होती है कितनी यहाँ पर, 31। आई होप कि ये समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए अभी बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जब वर्ण और ध्वनि दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं तो आपको ध्वनि पे जाना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। लेकिन अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो तब आप जाएंगे वर्ण पर। और अगर पूछ ले मौखिक ध्वनि कौन सी होती है, सॉरी मौखिक इकाई, तो आप जाएंगे ध्वनि पर। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन देखो, अब आगे आपके सामने क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध किससे होता है। देखिए, जो अनुनासिक वर्ण होते हैं वो हमारे नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं, तो इसलिए अनुनासिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनुनासिक वर्ण वो होते हैं जो हमारे नाक और मुख से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब होगा। फिर दिया है हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। अभी आपको बताया था कितनी होती है, 11। बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन मैंने अभी आपको बताए थे, संयुक्त व्यंजन की संख्या टोटल कितनी होती है। तो संयुक्त व्यंजन की टोटल संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। और कौन कौन से होते हैं, कशा, त्र, ज्या और श्रा। ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। और ये किस किस तरह से बनते हैं ये भी होना चाहिए आपको पता, तभी देखिए। ये जो कशा है ये का और शा से मिलकर बनता है। किस किस से मिलकर बनता है, ये का और शा से। त्र बनता है त और रा से मिलकर बनता है। ये ज्या बनता है ज और इया, इससे मिलकर बनता है। और श बनता है श और रा से मिलकर क्या बनता है हमारा, यहाँ पर ये बनता है हमारा श्रा। तो का और शा, कशा, त्र, ता और रा, और ज बनता है हमारा ये ज और इया से, और श और रा से। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है, तो हमें इनमें से बताना है तालव्य वर्ण कौन सा होता है। तो जब हम बात करते हैं वर्णों में तालव्य वर्णों की, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं आपको एक बार फिर से पूरा दिखा देती हूँ कि तालव्य वर्ण कौन से होंगे, और ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम सभी के तालव्य सारा मतलब हम सारी चीज़ें समझेंगे, किसे तालव्य से बोला जाता है, किसे कंठ से, किसे मूर्धा से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अभी बताया था आपको, पहले आता है हमारा क वर्ग, यानी कि क, च, ट, त और पा। ये आपको पूरा सीक्वेंस क्या करना है, याद रखना है। कचट तप के नाम से आप याद रख सकते हैं। तो का में हमारे कौन कौन सा आता है, कै, कै के बाद ख, ग, घ और इंगा। फिर च, छ, फिर ज, झ। मेरे साथ आप भी बोलिएगा, इसी आपको क्या होगा, इससे याद हो जाएंगे। ट, ठ, ड, ढ और अणा। त, थ, ड, ढ और न। प, फ, ब, भ और म। क्लियर है। तो ये हो गए हैं हमारे स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन, अभी आपको बताए थे। तो यहाँ पर आप इसको याद किस प्रकार रखेंगे वो यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर हम जो पहला है, सबसे पहला, ये इसको हम याद रखने की एक ट्रिक आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको रखना है KTM, KTM 2 से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, KTM बाइक तो आपने देखी होगी। अब KTM चाहिए भाई सभी को, अब तुम्हारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा तो अपनी अपनी KTM ले लेना। तो बस अब आपको देखो कैसे याद हो गए। पहले जो आपका जो कै वर्ग है, ये K फॉर कंठ, K फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंठ। तो ये किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ये जितने भी सारे वर्ण लिखे हैं सभी कंठ से बोले जाते हैं। क, ख, ग, घ, इंग, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। T फॉर होता है तालु, ये सारे किससे बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। M फॉर होता है मूर्धा, ये किससे बोले जाएंगे, मूर्धन्य, ये यानी कि मूर्धा से बोले जाने वाले मूर्धन्य होंगे। और D फॉर क्या हो गया हमारा, दंतस्य, यानी कि ये दांत से, दांत का इनमें टच होगा तो ये क्या होंगे सारे, दंतस्य। और O होगा ओष्ठीय, यानी कि होठ, यहाँ पे यूज किसका होगा, ओष्ठीय, यानी कि होठ से बोले जाने वाले हैं सारे। अब हमसे पूछा है तालव्य वर्ण कौन सा होगा, तो हमें तालव्य बताना है। तालु से बताओ इनमें से कौन सा आ रहा है। देखो च आ रहा है बिल्कुल, लेकिन तय आ रहा है, तय नहीं आता। तय किससे आता है, तय दंतस्य से आता है। टय किससे आता है, टय मूर्धा से बोला जाता है। और देखिए जा किससे बोला जाता है, T फॉर तालु से बोला जाता है। और हमसे पूछा है तालव्य, तो तालव्य यहाँ पर कौन सा हो गया, यहाँ पर तो च और ज, यानी कि इसमें हमारे 2 दिए हुए हैं तालव्य वर्ण, च और जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है
फा का मूर्धा उच्चारण स्थान में बताना है, फा कहाँ से बोला जाता है। तो बताइए फा कहाँ से बोला जाता है, पा फा बा। तो पै हमारा कौन से में आता है, पै सबसे लास्ट वाला कचट तप, यानी कि पै सबसे लास्ट में आएगा। और पै जो KTM 2 यानी कि ओ फॉर ऑस्ट्रिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका सही जवाब ऑस्ट्रिया होगा। जो ध्यान से पढ़ रहे होंगे बिल्कुल समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो देखिए अभी जो हमने ये पढ़ी थी, तो इसमें हमने जो लास्ट वाला जो सबसे देखा था, जैसे ये हो गया कै, जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर कै हो गया। और जब हम इसकी पूरी सीरीज पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, इंगा आएगा, इंगा आएगा ना। फिर क्या आएगा हमारा, इया आएगा। फिर क्या आएगा हमारा, अणय आएगा। फिर क्या आएगा हमारा, फिर कै के बाद देखो यहाँ पे क्या आता है, कै के बाद च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर पै वर्ग आता है। इसी तरह से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है हमारा, न आता है। और यहाँ पे क्या आता है हमारा, मैं आता है। तो यहाँ पर जो ये लास्ट वाला होता है हमारा पूरा का पूरा जो ये वर्ग दिया है लास्ट वाला, इसको हम कहते हैं नासिक्य व्यंजन। ये सारे क्या होते हैं, नासिक्य व्यंजन। इनको जब आप बोलेंगे तो नाक से उच्चारण होने की आवाज़ आती है इनके। तो यहाँ पर बताइए ज़रा इनमें से कौन सा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा न क्या है, यहाँ पर नासिक्य व्यंजन है। नेक्स्ट देखेंगे, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। देखिए य र ल और व, इन चारों को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है इन चारों को, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य र ल और व को, ये आपसे डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको इनमें से कोई सा भी एक दे देगा और बाकी चार अलग दे देगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हमें बताना है तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य भी हमने देखा था कौन से होते हैं भाई, हमने ट्रिक बताई थी KTM। तो हमें तो तालु तो हमें दूसरे नंबर में मिल गया। और दूसरा मैंने आपको बताया था कचट तप, तो क च ट। तो जो च वाली सीरीज है वो किससे बोली जाती है, तालु से। तो च छ जा और झा और इया। तो अब देखो यहाँ पर कौन सा है, तो चा छा जा झा और इया तो इसमें दिए नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये चार दिए हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है तालव्य व्यंजन कौन से हो गए, चा छा जा और झा। इजी है ना। बस इसी तरह से ध्यान से पढ़ते चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अभी बताया था अनुनासिक कौन से होते हैं, अनुनासिक कह दो या फिर आप कह सकते हैं नासिक के व्यंजन, या इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं। क्योंकि ये पांचवी वाली सीरीज में आए थे। अभी हमने देखा था भाई, सबसे पहले हमने देखा था इंगा, फिर जो दूसरे नंबर पे आता है इया, फिर अणय, फिर न, और फिर क्या आता है मैं। ये जो पांचवी सीरीज होती है इनको हम पंचमाक्षर, अनुनासिक, नासिक के इन सब नामों से जानते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, पंचमाक्षर ही बता दिया। तो वर्ग के पंचमाक्षर को क्या कहते हैं, हम अनुनासिक या नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो आपने री के बहुत सारे रूप देखे होंगे भाई। एक तो ये होता है र, एक आप ये पढ़ते हो ये वाली मात्रा जो किस में दी है, पृथ्वी में दी हुई है ना। तो ये वाला, और एक ये दिया है आपको क्रिया में जो दिया हुआ है। तो आज हम इन सबको समझेंगे कि ये किस किस तरह से यूज होते हैं। तो री वाला जो है, ये री की मात्रा ये वाली होती है, और ये किस में दी गई है, पृथ्वी में दी गई है, आपको साफ साफ दिख रही है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी में जो रे है, ये इस वाली ये वाली री है इसके अंदर। और ये जो क्रिया में जो रे दिया हुआ है जो नीचे को आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पदेन। क्या कहते हैं, पदेन रूप है इसका। किसका भाई, रे का पदेन रूप है ये क्या है, रे का पदेन रूप है। वहीं अगर इसकी बात करें हम, जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये आधा रे, ये क्या होता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये रे होता है रैफ वाला रे। ये कौन सा रे होता है, ये होता है रैफ वाला रे। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको धरती में रे, ये है सामान्य रे। ये वाला रे कौन सा होता है, ये होता है सामान्य रे। ये क्या होता है, ये है सामान्य रे। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब हमें बताना है हिंदी शब्दकोश में कशा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो यहाँ देखिए, ये जो कशा है अभी मैंने आपको बताया था, ये संयुक्त व्यंजन भी है। और ये किस किस से मिलकर बनता है, का और शा से। किस किस से मिलकर बनता है, का और शा से। तो क्योंकि ये का और शा से मिलकर बना है, तो ये क्या रहा है, कै। तो इसका जो क्रम है वो किस वर्ण के बाद आएगा, तो वो कै के बाद आएगा। जो जिससे मिलकर बनेगा वो उसी के बाद आएगा।
अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे 6 की जगह अगर मैं आपको दे दूँ, मैंने आपसे कहा कि ये त्रय बताइए यहाँ पर कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो त्रय है इसका क्रम किस वर्ण के बाद आएगा। तो आप बताइए मुझे, आप इसको ओपन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, त्रय को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ता प्लस र, यही तो लिखेंगे। तो इसके बाद जो स्थान होगा ये इसका त्रय का क्रम ये किस वर्ण के बाद आएगा, तो ये आएगा तय के बाद। तो समझ में आई। तो यहाँ पर ये कशा किसके बाद आएगा, का के बाद आएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। तो अयोगवाह क्या होते हैं, मैंने भी बताया था आपको। अयोगवाह हमारे दो होते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह चिन्ह होते हैं, ये याद रखिएगा। अयोगवाह चिन्ह होते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, अनुस्वार, ये क्या है अनुस्वार, ये क्या है विसर्ग। तो ये अनुस्वार और विसर्ग क्या है, ये चिन्ह के रूप में तो हम इनका यूज करते हैं भाई। अब आप जैसे लिखते हो मयंक, क्या लिखते हैं आप, मयंक, तो अंक की बिंदी लगाई आपने मयंक पे, तो ये क्या है, ये अनुस्वार है। जैसा आपने लिखा प्रातः है, आपने क्या लिखा प्रातः, तो प्रातः में आपने ये जो दो बिंदी लगाई है क्या है पीछे, ये है विसर्ग। तो ये क्या कहलाते हैं, ये चिन्ह के रूप में यूज होते हैं अयोगवाह। तो यहाँ पर क्या दिया है बताइए, महाप्राण क्या अयोगवाह होता है, नहीं। अल्पप्राण होता है, नहीं। संयुक्त व्यंजन होता है, नहीं। विसर्ग होता है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं हमें बताना है। तो स्वरों की हमने बात करी थी, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं, तो 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप स्वर। अब आप जानिए कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे 4, कितने होते हैं ह्रस्व स्वर, 4 होते हैं। जो हमारे कौन कौन से होते हैं, ए होता है। और यहाँ पर दीर्घ स्वर की बात करें तो वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब देखेंगे वो कौन सा होता है, आ होता है। यहाँ पर क्या है अब ई, तो ई होता है। बड़ा ई किस में आएगा, बड़ा ई आता है हमारा दीर्घ स्वर में। फिर हमारा आता है छोटा ऊ, ये क्या होता है, ये आता है हमारा किसके अंदर, सॉरी, तो ये आता है हमारा ह्रस्व स्वर के अंदर। और यहाँ पर री भी किसके अंदर आता है, ह्रस्व स्वर के अंदर। अब बाकी जितने हमारे बच्चे वो किस में आ जाते हैं, दीर्घ स्वर में। तो आ ई बड़ा ऊ, और इसी के साथ हमारा आएगा यहाँ पर आए, इसी के साथ आए, और यहाँ पर अ और औ। ये क्या हो गए हमारे सारे के सारे, ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। क्लियर है। तो ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए, और ये हमारे क्या हो गए यहाँ पर ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं, और इन्हें एक मात्रिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और दीर्घ स्वर को हम कहते हैं यहाँ पर गुरु स्वर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, गुरु स्वर भी। और इन्हें द्विमात्रिक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कह देते हैं। किसको कह देते हैं, दीर्घ स्वर को। और इसी के साथ अगर हम बात करें प्लुप स्वर की, तो प्लुप स्वर वो होता है जो लंबा खिंचता है, जिसको बोलने में इन तीनों से ज़्यादा, दोनों से ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि आपका हो गया ओम, आप इस तरह से उच्चारण करते हैं, तो ये किसके अंदर आता है, ये प्लुप स्वर के अंदर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर तीनों सही जवाब होगा। समझ में आ रही हैं चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है। अब फटाफट से जवाब दीजिए, अभी बताया था अयोगवाह कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखिए अयोगवाह कौन सा होता है, अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2। समझ में आ रही हैं चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इनमें से महाप्राण ध्वनि चुनिए। बताइए महाप्राण कौन सा होता है। मैंने अभी बताया था प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा, महाप्राण। तो 1, तो यहाँ क्या होता है 1 2 3 4 5, 5 वर्ग पढ़ते हैं हम। तो पहले क्या होता है हमारा का, खा, गा, घा और इंगा। तो अब मुझे बताइए ज़रा, तो यहाँ पर महाप्राण कौन से होंगे, दूसरा और चौथा। कौन सा होता है भाई महाप्राण, दूसरा वर्ण और चौथा क्या होता है, यानी इनकी जो सीरीज चलेगी पूरी नीचे तक वो क्या होंगे, यहाँ पर महाप्राण होंगे। तो अब मुझे बताइए ज़रा, क्या कै है, नहीं, काट दो देखते क्योंकि ये अल्पप्राण है। क्या ख है, बिल्कुल है। क्या गे होगा, गे तो इसमें आएगा, नहीं होगा, ये भी काट दो। बा होगा, बै भी नहीं होगा, क्योंकि बै भी क्या आएगा हमारा नीचे सीरीज में आगे आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, सही जवाब होगा। अब हमें बताना है ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, अभी बताया था आपको। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं ऊष्म व्यंजन, 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, शा, श, सा और हा। ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, शा, सा, शा और हा। ये भी आपको याद रखने हैं, पूछा जाता है पेपर में।
ऊष्म, ऊष्माण या फिर इन्हें संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? अभी बताया था महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? महाप्राण। तो दूसरा और चौथा दिया है ऑप्शन नंबर सी में, और पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे अल्पप्राण। समझ में आ रही हैं चीजें? नेक्स्ट बताना है हमें, अर्ध स्वर कहलाता है, तो इनमें से कौन सा है जो अर्ध स्वर कहलाता है? तो ये जो आपको यह दिखाई दे रहा है ये कहलाता है अर्ध स्वर। याद रखिएगा ये क्या कहलाता है? अर्ध स्वर कहलाता है। कौन कहलाता है अर्ध स्वर? यह। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो अब हमें क्या बताना है? अल्प प्राण। अब देखिए अल्प प्राण कौन सा होता है? पहला होता है, तीसरा होता है, पांचवा होता है। तो पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण। तो अब हम देखते हैं, जब हम कचट तप वाली सीरीज देखेंगे तो तो यहाँ से देख, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, तो का, चा, टा, ता और फिर पा। अब देखिए यहाँ पर, तो पहले वाली सीरीज में क्या आ रहा है? च। तो च तो पहला आ रहा है, यानी कि पहले वाले में ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? पहला। बाकी तो और कोई सा नहीं दिख रहा। फै लास्ट में आता है, थ भी बाद में आएगा और ख तो दूसरे में आएगा, तो ये तो महाप्राण है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है वर्णमाला का कौन सा अक्षर स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वर्णमाला का जो हमसे पूछा है कौन सा अक्षर है जो स्त्रीलिंग है, तो हाँ, जितने भी वर्ण हैं वर्णमाला के, 3 अक्षरों को छोड़कर सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं 3 अक्षरों को छोड़कर। और वो 3 अक्षर कौन से हैं? तो वो हैं आपके छोटी ई, बड़ी ई और री। तो ई और री, इनको छोड़कर सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग। तो ये तीनों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया था अड़ा और ढा, ये क्या है भाई? अड़ा और ढा क्या होते हैं? ये होते हैं उच्छिप्त व्यंजन, अड़ा और ढा। और शा, शा, शा और हा, ये क्या होते हैं? हमारे ऊष्म या ऊष्माण व्यंजन। अब पूछा है लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं भाई? तो लुंठित व्यंजन की बात करें तो लुंठित व्यंजन होता है हमारा, बताइए बताइए लुंठित व्यंजन क्या होता है? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो वन लाइनर में आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। लुंठित व्यंजन होता है हमारा र। तो र क्या है? र होता है लुंठित व्यंजन। और स्त्रीलिंग होते हैं हमारे केवल 3 शब्द। मैंने आपको बता ही दिया, 3 अक्षर, 3 वर्ण कौन कौन से होंगे? ई और री। और लुंठित होता है हमारा र। र क्या है? ये हमारा लुंठित व्यंजन होता है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा काकल्य व्यंजन है? तो हमें काकल्य व्यंजन बताना है। तो काकल्य व्यंजन या इसी को हम कहते हैं स्वर तंत्रीय व्यंजन भी। क्या कहते हैं हम इसको? स्वर तंत्रीय व्यंजन भी। क्या कहा जाता है इसको? स्वर तंत्रीय व्यंजन या काकल्य व्यंजन। और ये है हमारा है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही जवाब होगा। और अगर आपसे पूछा जाए आगत, आगत व्यंजन कौन से होते हैं? तो जा और फा, ये क्या होते हैं? ये आगत व्यंजन है हमारे। जा और फा क्या है? आगत व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तो आज की क्लास में बस इतनी ही चीज़ें थी, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों का उच्चारण स्थान और देख लीजिए किस किस तरह से होता है। स्वरों का उच्चारण स्थान की जब हम बात करते हैं तो स्वरों में हमारे जो पहले है ए और आ, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। कहाँ से बोला जाता है इनको? कंठ से। फिर हमारा आता है ई और बड़ी ई। बड़ी ई और ई हमारे बोले जाते हैं तालु से। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। इसी के साथ हमारा जो ऊ होता है और औ, ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे बोले जाते हैं ओष्ठ से। इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? ओष्ठ होता है। इसी के साथ जो हमारा री है, ये री बोला जाता है हमारी मूर्धा से। कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। फिर हमारे अय और अय, ये ऐ और अय जो होते हैं ये बोले जाते हैं हमारे कंठ और तालु से, इसलिए हम इनको कंठ तालव्य भी बोल सकते हैं। तो कंठ और तालु मिला के हम इनको कंठ तालव्य भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा होता है वो हमारा होता है ओ और औ। कौन सा होता है? ओ और औ। तो ओ और औ जो बोले जाते हैं ये हमारे कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। इनको हम कंठोष्ठी भी कहते हैं। कंठ और कहाँ से बोले जाते हैं? ये ओष्ठ से, तो इनको हम कंठोष्ठी भी कहते हैं। इसी के साथ एक आपसे पूछा जाता है पार्श्विक व्यंजन। क्या पूछा जाता है? पार्श्विक। तो अगर पार्श्विक व्यंजन पूछा जाएगा तो पार्श्विक व्यंजन होता है आपका
क्या होता है पार्श्विक व्यंजन? होता है हमारा ल। ल क्या होता है? ल होता है पार्श्विक व्यंजन। ये आपको याद रखना है। ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो ये इनका उच्चारण स्थान है ये इम्पोर्टेंट है, और जो भी इससे पहले जो हमने व्यंजनों का भी पढ़ा था वो भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? इसमें इसमें आपको एक चीज़ और समझनी है, सघोष और अघोष क्या होते हैं। सघोष और अघोष रह गए हैं अभी, सघोष और अघोष और समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है हमारा सघोष और एक होता है हमारा अघोष। क्या क्या होते हैं? सघोष और अघोष। सघोष, सघोष को, एक सघोष होता है, इसको हम सघोष को घोष भी कह देते हैं, और एक होता है हमारा अघोष। क्लियर है? तो अघोष और दूसरा क्या हो गया हमारा? सघोष या घोष। तो जब हमने अभी वर्ण हमने देखा था अभी वर्ग कितने वर्गों में बांटा था वर्णों को? 1 2 3 4 और 5 वर्णों में। तो ये जो 5 के 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ग होता है, ध्यान से सुनिएगा, पहला और दूसरा वर्ग, कौन से वर्ग की हम बात कर रहे हैं? पहला और दूसरा वर्ग। तो जब पहला और दूसरा वर्ग है, इन दोनों वर्गों को कहा जाता है, अब देखो, जो पहला और दूसरा है इसको कहा जाता है अघोष। क्या कहते हैं? अघोष। यानी कि जो पहले और दूसरे वर्ग में आएंगे, जैसे कि यहाँ पर पहले वर्ग में क्या आता है? क आता है, दूसरे में ख आता है, और जब इनके हम नीचे बढ़ेंगे तो क च ट त प, ये पूरे का पूरा क्या आएगा नीचे तक? ये हमारा होंगे अघोष वर्ण। ऐसी जो ख वाली नीचे तक सीरीज जाएगी वो क्या होगी? अघोष। लेकिन 3 4 और 5 में जो सारे के सारे जो वर्ण आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो घोष या सघोष। देखिए, इनमें अंतर क्या है? अघोष वो होते हैं जिन्हें बोलते समय हमारे वर्णों को उच्चारण करते समय गूंज पैदा नहीं होती, तो वो कहलाते हैं अघोष। और जब जिन्हें बोलते समय गूंज पैदा होती है वो क्या कहलाते हैं? सघोष। जैसा आप बोल के देखिए, का खा, क्या कोई गूंज उत्पन्न हुई? का खा नहीं बोल, लेकिन अब बोलो ग घ, तो क्या हो रही है? गूंज से उत्पन्न हो रही है ना। तो इसलिए क्या कहलाते हैं? हमारे घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। समझ में आ रही इतनी चीजें? तो अगर मैं आपसे पूछूं अघोष वर्णों की संख्या बताओ तो कितनी बताओगे? 5 ये हो गए भाई, एक इसमें 5 ये हो गए, तो 5 और 5 कितने हो गए टोटल? 10। और अगर मैं पूछूं सघोष या घोष की कितनी संख्या होगी, तो 5, तो ये कितनी सीरीज हो गई? 5 5 के 3 हो गए, तो 3 गुणा 5 करोगे तो कितना जाएगा? 15। तो टोटल कितने हो गए अघोष? 15 हो गए। समझ में आ रही है चीजें? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी हम आपके लिए फिर नई क्लास लेके आएंगे। तो मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करते रहिएगा। गुड नाइट एंड टेक केयर।